हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉबर्स और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार, जैसे कि आपको आज का थंबनेल देख के पता लग गया होगा कि आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स बताने वाला हूं किसी भी अरेस्टेड पर्सन के। तो अगर आप लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप पुलिस फोर्सेस से हो या जनरल पब्लिक से हो, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर पर्सन को पता होना चाहिए कि किसी अरेस्टेड पर्सन के राइट्स क्या होते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर यार ये मैं आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा। प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं सीआरपीसी की, दैट इज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में, तो सीआरपीसी के अंदर बहुत सारे राइट्स किसी भी क्रिमिनल या किसी भी एक्यूज्ड को दिए गए हैं जिसको अरेस्ट कर लिया जाता है। वो क्या क्या राइट्स हैं, चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो ये फ्रेंड्स, हमारे लोगों के माइंड में कंफ्यूजन रहता है कि क्या पुलिस बिना वारंट के इशू कर सकती है। तो मैं पहले आपको ये बात क्लियर कर दूं, सेक्शन 41 इसको लेके बहुत क्लियर है कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है। लेकिन अगर पुलिस किसी पर्सन को बिना वारंट के इशू करती है तो उसके लिए पुलिस का उसके ऊपर सस्पिशन होना या उसके बारे में रीजनेबल इंफॉर्मेशन होना कि उसने कोई क्राइम करा है, ये होना बहुत जरूरी है। अगर पुलिस के पास ऐसी कोई रीजनेबल इंफॉर्मेशन या सस्पिशन नहीं है तो पुलिस ऐसे किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती। इसके अलावा मान लेते हैं अगर पुलिस ने सेक्शन 41 में किसी को अरेस्ट नहीं किया तो 41A के अंदर, कैपिटल ए के अंदर जो अमेंडमेंट से आया था, पुलिस को उस पर्सन को नोटिस इशू करना मैंडेटरी है। और अगर वो पर्सन नोटिस के अकॉर्डिंग पुलिस के साथ कोऑपरेट करता है, उसको इन्वेस्टिगेशन में पूरा सपोर्ट करता है, जो जो इंफॉर्मेशन बोली जाती है वो देता रहता है, तो पुलिस शायद उसको अरेस्ट ना ही करे। इसके बाद नेक्स्ट चीज है फ्रेंड्स कि अरेस्ट कैसे करा जाता है। तो फ्रेंड्स, एक कॉमन मिथ है हर एक के माइंड के अंदर कि किसी को हैंडकफ पहना के या जबरदस्ती उसको पकड़ के अरेस्ट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है। सेक्शन 46 ऑफ द सीआरपीसी जो है वो इस बात को लेके बिल्कुल क्लियर है कि अगर वो अपने आप को सबमिट कर देता है, जिस भी पर्सन को आप अरेस्ट कर रहे हो, अगर वो अपने आप को सबमिट कर देता है कस्टडी में पुलिस की या किसी प्राइवेट पर्सन की, तो उसको टच करने की रिक्वायरमेंट नहीं है और आप उसके ऊपर उतनी ही फोर्स लगा सकते हो जितनी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि उसको पकड़ने के चक्कर में आप उसकी डेथ ही कॉज कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर मैं फीमेल्स के बारे में बात करूं या वुमेन के बारे में बात करूं, तो वुमेन को अरेस्ट तभी करा जा सकता है जब कोई वुमेन ऑफिसर उसको अरेस्ट करे। इसके अलावा किसी भी वुमेन को किसी भी पुलिस स्टेशन में सनराइज से पहले और सनसेट के बाद नहीं बुलाया जा सकता, यानी कि सनराइज और सनसेट के बीच में ही, यानी कि दिन के अंदर ही किसी वुमेन को पुलिस स्टेशन के अंदर बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट चीज है फ्रेंड्स, उसके ऊपर आप कोई भी अननेसेसरी रिस्ट्रेंट नहीं लगा सकते। यानी कि अगर किसी पर्सन पे आप उतना ही रिस्ट्रेंट लगा सकते हो जितना जरूरी है कि वो बच के ना भाग जाए। इसके अलावा रिस्ट्रेंट आप सिर्फ और सिर्फ अरेस्ट करने के बाद ही पुलिस लगा सकती है। अगर बिना अरेस्ट करे पुलिस किसी पर्सन के ऊपर रिस्ट्रेंट लगा रही है या उसको डिटेन कर रही है, या इलीगल माना जाएगा या वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट भी हो सकती है। नेक्स्ट चीज जो फ्रेंड्स हमें जानने की जरूरत है वो है राइट टू बी नोन ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। तो सीआरपीसी का सेक्शन 50 एज वेल एज आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये क्लियरली जस्टिफाई करते हैं कि अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है तो पुलिस को उसको इन्फॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसको किन ग्राउंड्स पे अरेस्ट किया जा रहा है। इसके अलावा सेक्शन 50 कैपिटल ए ऑफ दी सीआरपीसी है वो क्लियरली बताता है अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है तो पुलिस उसके किसी नियरेस्ट रिलेटिव, फ्रेंड या किसी पर्सन को इन्फॉर्म जरूर करेगी कि उसको अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद अब फ्रेंड्स उसको आपने अरेस्ट भी कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपने उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट भी बता दिए। अब आपको उसको इन्फॉर्म करना है उसका राइट ऑफ बेल। तो यानी कि अगर किसी पर्सन को ऐसे जुर्म के अंदर अरेस्ट किया गया है, क्राइम के अंदर या ऑफेंस के अंदर, जो कि बेलेबल है, तो पुलिस को सेक्शन 50 के अंदर ही उसको ये बताना मैंडेटरी है कि उसको एक बेलेबल ऑफेंस के अंदर अरेस्ट किया गया है और उसको ग्राउंड्स ऑफ बेल या बेल वो कैसे ले सकता है और उसको बेल पे छोड़ना पड़ेगा। तो अगर फ्रेंड्स आप जानना चाहते हो कि यार बेल कैसे होती है बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर या नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। अब आपने फ्रेंड्स उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट भी बता दिए। नेक्स्ट है हमारे पास मेडिकल एग्जामिनेशन। अब फ्रेंड्स मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग हमने बहुत ज्यादा कस्टोडियल वायलेंस के केसेस सुने हैं, कस्टोडियल टॉर्चर के केसेस सुने हैं,
थर्ड डिग्री टॉर्चर के केसेस सुने हैं, कस्टोडियल डेथ के भी केसेस सुने हैं। तो अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसको किसी भी स्टेट रजिस्टर्ड या सेंट्रल रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर से उसका चेकअप करवाना पड़ेगा। अगर ये दोनों ही डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते तो किसी प्राइवेट डॉक्टर से उसका चेकअप करवाना पड़ेगा, ताकि ये देखा जाए कि उसके ऊपर कोई कस्टोडियल टॉर्चर या वायलेंस ना हो रहा हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब आपने मेडिकल एग्जामिनेशन भी करा लिया तो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है पुलिस के लिए, सर्च ऑफ द एक्यूज्ड। अब सर्च ऑफ द एक्यूज्ड इसलिए फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुलिस को एविडेंस इकट्ठा करना होता है। अब ऑल्दो सेक्शन 51 ऑफ द सीआरपीसी के अंदर पुलिस किसी एक्यूज्ड को तो पर्सनली उसकी तलाशी ले सकती है, लेकिन उसको फोर्स नहीं कर सकती कि वो अपने अगेंस्ट एविडेंस दे। इसके लिए आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बिल्कुल क्लियर है, आप चाहो तो उसकी वीडियो यहां भी देख सकते हो, जिसके अंदर यह बताया गया कि किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो अपने अगेंस्ट एविडेंस दे। तो अगर पुलिस को उसके अगेंस्ट कोई सर्च करनी है या कहीं से कोई और एविडेंस इकट्ठा करना है उसके घर से, तो पुलिस को उसके लिए सर्च वारंट लेना पड़ेगा और उसका प्रोसीजर भी सीआरपीसी के अंदर गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेक्शन 57। और जो राइट है वो ये है कि पुलिस किसी भी पर्सन को 24 घंटे से ज्यादा डिटेन नहीं कर सकती। अगर पुलिस किसी को भी 24 घंटे से ज्यादा डिटेन, वैसे तो अलाउड ही नहीं है, सेक्शन 57 एज वेल एज आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि पुलिस को विद इन 24 आवर्स अरेस्टेड पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा और फिर मजिस्ट्रेट ये डिसाइड करेंगे कि पर्सन को पुलिस रिमांड में भेजना है या जुडिशियल कस्टडी में भेजना है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है मैं फ्यूचर की वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा। फिर मजिस्ट्रेट की ये डिस्क्रिशन है कि वो कहां पे भेजते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन एज वेल एज फ्री लीगल एड। अगेन सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी एज वेल एज आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये क्लियरली बताते हैं कि हर एक पर्सन के पास राइट है वो अपने पसंद के लीगल प्रैक्टिशनर से अपना डिफेंस करवा सकता है। एंड इन केस अगर पर्सन पुअर है और वो लीगल एडवोकेट को या लीगल सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो सरकार को या स्टेट को अपने खर्चे पे उसको वकील हायर करके देना पड़ेगा। क्योंकि जैसे विक्टिम को एक फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, ऐसे एक्यूज को भी फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, क्योंकि अगर उसके पास वकील ही नहीं होगा तो वो कैसे अपना डिफेंस करेगा। तो फ्रेंड्स इस चीज को लेके, अरेस्ट को लेके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक लैंडमार्क केस हुआ है, दैट इज डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसके अंदर डीके बासु ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक लेटर लिखा था और बोला था कि बहुत ही ज्यादा कस्टोडियल वायलेंस होती है और कस्टोडियल टॉर्चर होता है और कस्टोडियल डेथ के भी केसेस आए हैं, इलीगल तरीके से अरेस्ट होते हैं। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक एग्जॉस्टिव गाइडलाइंस निकाली थी। ये गाइडलाइंस अब आपकी स्क्रीन के ऊपर आएंगी। ये गाइडलाइंस पुलिस को फॉलो करनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी के अकॉर्डिंग अरेस्ट करना जरूरी है। ये गाइडलाइंस भी सीआरपीसी से रिलेटेड है, लेकिन अगर आप किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम के अंदर अपीयर कर रहे हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अपीयर कर रहे हो तो ये गाइडलाइंस आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये हैं सारी डीके बासु की गाइडलाइंस। ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर यार मैंने आपको बताया कि अरेस्ट कैसे मेड होता है या अरेस्ट के जो अरेस्टेड पर्सन होता है उसके क्या क्या राइट्स होते हैं, डीके बासु की क्या क्या गाइडलाइंस है। वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर कर देना। नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने सजेशंस दे सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।